हम पढ़ना था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। हमने कहा था रेगुलेशन मतलब हो गया एडजस्टमेंट या कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है ब्रीथिंग को अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टिश्यू, है ना। फिर हमने कहा था जब इंसान रनिंग कर रहा होता है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है खुद ब खुद, स्लीप में ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, रेस्ट में तो नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाती है। ये सब नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर देता है। फिर हमने कहा था रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स तीन होते हैं। एक तो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो मेन ब्रीथिंग सेंटर होता है जहाँ पे रिदम हो जाती है मेंटेन, और वो होता है मेडुला ओब्लंगेटा, जो लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम के अंदर होता है। तो हमने कहा था रिदम का मतलब हो गया एक रेगुलर पैटर्न, इनहेल एक्सेल का। तो ये कहते हैं कंट्रोल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला ओब्लंगेटा के पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने कहा था इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेंटर कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। ये होता है प्राइमरी सेंटर जो करते हैं कंट्रोल ब्रीदिंग को। फिर हमने कहा था न्यूमोटैक्सी सेंटर के बारे में, यानी कि वो पॉन्स का इलाका होता है, लोकेशन ऑफ जिसकी पॉन्स, जो कि ब्रेन का पार्ट होता है। जो ब्रेन स्टेम, पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम अबो मेडुला, अगर मेडुला नीचे होगा तो पॉन्स ऊपर होगा। और वो पॉन्स जो है वहाँ पे क्या होता है, न्यूमोटैक्सी सेंटर। यानी कि न्यूमो मतलब एरिया लंग को कंट्रोल करने वाला सेंटर, यानी कि जहाँ पे जो कंट्रोल करता है मॉडिफाई करता है एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो यही कहता है नर्व सिग्नल सेंड, जिससे हो जाती है रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। और जितनी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम हो जाएगी, उतना मतलब हो गया इंस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इंस्पिरेशन छोटी हो जाएगी तो कम टाइम मिल रहा है फॉर इनहेलेशन, तो कम टाइम में ब्रीथ अच्छे से करना होता है, तो ब्रीथिंग हो जाती है खुद ब खुद फास्टर। तो जो न्यूमोनिक सेंटर होता है वो कहता है चेंज रेस्पिरेटरी रेट को इसके एतबार से। तो हमने कहा था हम रखेंगे याद, जो पॉन्स होता है वो कहते हैं पेस्ट सेटर होता है ऑफ ब्रीदिंग, एडजस्ट करता है वो स्पीड ऑफ ब्रीदिंग को। दूसरा यहाँ पे था कीमो सेंसिटिव एरिया, जो होता है जो लोकेटेड नियर रेस्पिरेटरी सेंटर, जो मिडला के पास ही होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, जो केमिकल को करता है डिटेक्ट अच्छे से। वो असल में करते हैं CO2 और H पॉजिटिव को डिटेक्ट, क्योंकि CO2 H पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा उतना ब्लड होगा एसिडिक, तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो तब जाके बॉडी रिमूव कर पाती है इस चीज़ को, हमने कहा था। तब जाके नॉर्मल कंडीशन होती है रेस्टोर बॉडी के अंदर। फिर हमने कहा था अबाउट पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, जो कि होते प्रेजेंट कैरोटिड बॉडी के पास, जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, और ऑर्टिक बॉडीज के पास। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे होती है सेंसिटिव एरियाज को हम बोलते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। जहाँ पे कहाँ पे होती है, इन द कैरोटिड बॉडीज यहाँ पे, और ऑर्टिक बॉडी जो कि हार्ट के पास ये ऑर्टा होता है। तो इसमें यहाँ पे जो ऑर्टिक आर्च होती है, तो यहाँ पे होती है ऑर्टिक बॉडीज प्रेजेंट। तो ये भी कहते डिटेक्ट किसको, दे ऑल्सो डिटेक्ट CO2 कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा है और H पॉजिटिव कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा है, मतलब कितना एसिडिक है। तो वैसे ये भी रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा CO2 को। फिर हमने कहा था उसके बाद ऑक्सीजन जो है उसका उतना बड़ा रोल नहीं होता है रेस्पिरेटरी रिदम के लिए, क्योंकि असल में ब्रेन होता है सेंसिटिव टुवर्ड्स CO2 एंड H पॉजिटिव। वो देखता है कितना बढ़ गया कितना कम हो गया। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके मुकाबले में इनसिग्निफिकेंट कहलाता है कंपेयर टू CO2 एंड H पॉजिटिव। फिर उसके बाद हमने कहा था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, जो तीन NCERT बोलती है। पहली बोलती है अस्थमा, एपिफाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा का मतलब होता है जब व्हीजिंग साउंड आ जाता है बॉडी से, यानी कि विसल जैसा साउंड आ जाता है, स्क्वीज स्क्वीकी साउंड आ जाता है। तो जिसमें क्या हो जाता है असल में, जो ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स होते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो है वो उसको अपनी इन्फ्लेमेशन कर देता है, वो इम्यून रिस्पॉन्स असल में होता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस और इरिटेशन ऑफ टिश्यूज को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो अस्थमा के अंदर असल में क्या होता है, अस्थमेटिक एयरवे जो होती है, उसमें क्या हो जाता है, नॉर्मल एयरवे में तो एयर पास करता है लेकिन अस्थमेटिक एयरवे में ब्रोंकाई ब्रोंकियोल जो है वो बन जाते हैं स्वोलन, दैट्स वाई वहाँ पे जो पैसेज होती है वो नैरो हो जाती है। उसके नैरो होने से डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है और वेजिंग साउंड वहाँ पे बन जाता है। तो ये हमने कहा था। उसके बाद हमने कहा था एपिफाइसीमा के बारे में, जो कि स्मोकिंग से बढ़ जाता है। एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होती है, जिसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। तो हम जानते हैं उससे क्या हो जाता है, इंसान जो है वो सही तौर से जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा एल्वियोलाई का वॉल, तो मतलब नंबर ऑफ फंक्शन एल्वियोलाई कम हो जाएंगे, तो रेस्पिरेटरी सरफेस भी खुद ब खुद कम हो जाएगी, और कम ऑक्सीजन पहुंचेगा ब्लड तक, और ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर हमने कहा था मतलब स्मोकिंग जो है वो मेजर कॉज का होता है।
उसके बाद हमने कहा था ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो किसी ऑक्यूपेशन से, किसी जॉब करने से हो जाती है, जहाँ पे ग्राइंडिंग इंडस्ट्री या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री होती है, खासतौर पे वहाँ पे हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ डस्ट जब घुस जाता है, हालांकि बॉडी का तो होता है अपना डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे नेजल हेयर्स, बाल जो होते हैं नाक के, जो म्यूकस होते हैं, जो मैक्रोफेजेस होती है, जो डस्ट ईटिंग सेल्स होती है, जो कि असल में इम्यून सेल्स ही होती है, जो डस्ट को खा देती है। लेकिन जब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे बॉडी डिफेंस इनसफिशिएंट हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, कूप अप नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे हो जाती है इन्फ्लेमेशन और होता है फिब्रोसिस। फिब्रोसिस मतलब जहाँ पे हो जाती है प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रस टिश्यू, जो होता है ना लंग का फिब्रस, वो फिब्रस टिश्यू वो बढ़ जाता है। तो उससे लंग स्टिफ बन जाती है, हार्ड बन जाती है, इंसान अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। तो उसको हम बोलते हैं फिब्रोसिस, यानी कि फिब्रस टिश्यू जो होता है उसकी एबनॉर्मल कंडीशन, यानी एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ फिब्रस टिश्यू। तो उससे हो जाती है सब चीज़ें कि लंग हो जाती है स्टिफ स्टिफ, एक्सपेंशन कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, और गैस एक्सचेंज कम हो जाता है। तो हमने कहा था ये है डायग्राम ऑफ नॉर्मल लंग, ये वाली, और ये है फिब्रोटिक लंग जिसमें ये मसला हो जाता है। फिर हमने एनसीईआरटी पढ़ा था, दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। ये है एनसीईआरटी हमारे सामने। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, जो हमने वहां पे देखा था वही यहाँ पर भी है सेम, कि रेस्पिरेटरी रन सेंटर जो होता है वो कौन होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा के पास ही वो रीजन होता है रेस्पिरेटरी रन सेंटर। और वहाँ पे पॉन्स भी होता है, जो जहाँ पे न्यूमोटेजिक सेंटर होता है, जो कि कहते हैं मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, यानी कि मेडुला रीजन को। उसके बाद हमने कहा था वही कीमोसेंस जो एरिया जो यहाँ पे होते हैं, बाकी बाकी की हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अस्थमा, एपिफाइस, एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमने देख लिया।